ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। कुछ लोग धूल की तरह होते हैं, या तो वे आपको पोषण देकर एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या फिर आपको आपका विकास रोककर और थकाकर मृत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। चुनौतियों के समानांतर वैकल्पिक ऊर्जा। अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी अशांति भी चल रही है। ईरान अमेरिका के बीच जो बातचीत हो रही थी वो भी बेनतीजा निकली, रुक गई है। तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमले के बाद रसोई गैस की आपूर्ति में आई बाधाओं ने भारत की ऊर्जा व्यवस्था में संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर कर दिया। देश प्रतिवर्ष रसोई गैस के आयात पर लगभग 26.4 अरब डॉलर खर्च करता है। इस आयात का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से होकर ऐसे समुद्री मार्गों से आता है जो भू राजनीतिक तनाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हॉर्मुज जलमार्ग पर किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा असर भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। हालिया वैश्विक परिस्थितियों ने स्पष्ट कर दिया कि ऊर्जा के लिए बाहरी निर्भरता के केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जोखिम भी है। और इस पृष्ठभूमि में जब घरेलू स्तर पर गैस की उपलब्धता प्रभावित होती है या कीमतों में तेजी आती है, तो इसका सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनके लिए रसोई गैस दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इस संकट ने यह प्रश्न खड़ा किया कि क्या भारत को अपनी ऊर्जा संरचना में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत में रसोई गैस का प्रसार पिछले एक दशक में तेजी से हुआ है। 2015 में जहां देश में लगभग 15 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन थे, वहीं 2025 तक यह बढ़कर कितना 33 करोड़ से अधिक हो गए। उज्ज्वला योजना भी आई थी ना, उसलिए भी उससे भी बड़े हैं। यह वृद्धि मुख्यतः सरकारी योजनाओं के कारण संभव हुई है जिनका उद्देश्य स्वच्छ ईंधन को गरीब और ग्रामीण परिवारों तक पहुंचाना था। और इसके बावजूद वास्तविकता यह है कि देश के लगभग 37% परिवार अब भी पारंपरिक ईंधनों जैसे लकड़ी, उपले और कोयले पर निर्भर है। इसका एक प्रमुख कारण आप देखिए रसोई गैस की बढ़ती लागत। जब एक सिलेंडर की कीमत घरेलू आय के अनुपात में अधिक हो जाती है तो गरीब परिवार पारंपरिक ईंधनों की ओर लौट जाते हैं। इससे न केवल प्रदूषण बढ़ता है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू वायु प्रदूषण से हर वर्ष लाखों लोगों की मृत्यु होती है। ये WHO कह रहा है, और यही तो आप लोगों को आंसर राइटिंग और निबंध में लिखना है। यही आंकड़े बता देना आपको, समझ रहे हैं आप। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। भारत की ऊर्जा संरचना में एक बड़ी चुनौती इसकी आयात निर्भरता है। देश अपनी लगभग 60% रसोई गैस और लगभग आधी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता आयात से पूरी करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रसोई गैस और प्राकृतिक गैस का कुल आयात बिल 26.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 6 वर्ष पहले की तुलना में लगभग 50% अधिक है। यह वृद्धि वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव और मांग में वृद्धि के कारण हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी इस प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकती है, परंतु बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण इसे लंबे समय तक बनाए रखना कठिन हो जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। इस स्थिति ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज को अनिवार्य बना दिया। इस समय बिजली आधारित खाना पकाने का विकल्प एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर रहा है। हाल के अध्ययनों से यह संकेत मिला कि शहरी क्षेत्रों में बिजली से खाना बनाना रसोई गैस की तुलना में सस्ता पड़ सकता है। उदाहरण के लिए दिल्ली में 4 सदस्यों वाले एक परिवार के लिए बिजली आधारित चूल्हे से खाना पकाना रसोई गैस की तुलना में लगभग 37% सस्ता पाया गया, जबकि पाइप गैस की तुलना में यह लगभग 14% सस्ती है। ऊर्जा दक्षता के दृष्टिकोण से भी बिजली आधारित उपकरण अधिक प्रभावी होते हैं। इंडक्शन चूल्हे में लगभग 85% ऊर्जा सीधे बर्तन तक पहुंचती है, जबकि गैस बर्नर में यह केवल 40% के आसपास होती है। शेष ऊर्जा वातावरण में नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर जैसे उपकरण ऊर्जा की खपत को और कम कर देते हैं। हालांकि इस परिवर्तन की मार्ग में कई चुनौतियां भी हैं। भारतीय रसोई की संरचना, खाना पकाने की शैली विविध और जटिल है। यहाँ एक ही समय में कई व्यंजन तैयार किए जाते हैं और जिसके लिए कई बर्नर की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बिजली से चलने वाले अधिकांश चूल्हे एकल प्लेट वाले होते हैं जो इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा कई पारंपरिक व्यंजन उच्च तापमान और खुली आंच की मांग करते हैं जो गैस के माध्यम से अधिक सहजता से प्राप्त होते हैं।
और इसलिए आवश्यक है कि तकनीकी नवाचार के माध्यम से ऐसे उपकरण विकसित किए जाएं जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हों। यदि यह अनुकूलन नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं के लिए इस परिवर्तन को अपनाना कठिन रहेगा। बिजली आधारित चूल्हे के विस्तार का एक बड़ा असर बिजली की मांग पर पड़ता है। गौरतलब है कि भारत में बिजली की अधिकतम मांग वर्ष 2014 में लगभग 148 गीगावाट थी, जो 2025 में तक बढ़कर 240 गीगावाट से अधिक हो गई है। यह वृद्धि मुख्यतः शहरीकरण, औद्योगिकरण और तापमान में वृद्धि के कारण हुई है। यह बड़ी संख्या में परिवार खाना पकाने के लिए बिजली का उपयोग करने लगते हैं, तो यह मांग और अधिक बढ़ सकती है। विशेषकर शाम के समय जब अधिकांश घरों में खाना पकाया जाता है, इस चुनौती से निपटने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग आवश्यक है। स्मार्ट ग्रिड और मांग प्रबंधन प्रणाली इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ओपन एडीआर जैसी प्रणाली बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक है। इसके माध्यम से उपकरणों को इस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है कि वे आवश्यकता अनुसार अपनी ऊर्जा खपत को समायोजित करते हैं। भारत में इसके प्रारंभिक उपयोगों में सकारात्मक परिणाम सामने आए, जहां अत्यधिक मांग को कम करने में सफलता मिली है। सौर ऊर्जा भंडारण इस परिवर्तन को और अधिक व्यवहारिक बना सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं और छतों पर सौर पैनल लगाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। यदि घरों में दिन के समय उत्पन्न ऊर्जा को बैटरी में जमा कर रखी जाए और शाम के समय खाना पकाने में उपयोग किया जाए तो मांग पर दबाव कम किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर ऊर्जा का आदान प्रदान भी एक समाधान हो सकता है, और जिसमें पड़ोसी एक दूसरे के साथ अतिरिक्त बिजली साझा करते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा प्रणाली न केवल अधिक लचीली होती है, बल्कि यह ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देती है। नीतिगत स्तर पर भी कई सुधारों की आवश्यकता है। रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी का एक हिस्सा बिजली आधारित उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सस्ती और उन्नत तकनीक वाले उपकरणों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नए घरों और शहरी विकास योजनाओं में बिजली आधारित रसोई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं का भरोसा बना रहे। यदि ये कदम उठाए जाते हैं तो यह परिवर्तन अधिक सुगम और प्रभावी हो सकता है। रसोई गैस की आपूर्ति में आई बाधाएं केवल एक अस्थायी संकट नहीं है, बल्कि वे भारत की ऊर्जा व्यवस्था में एक गहरे परिवर्तन की आवश्यकता को दर्शाती हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। और देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस देख रहे हैं, यूक्रेन है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आप देखिए ईरान है, तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्की, इराक से लगती है। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी, यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएंगे। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, और यहाँ जाएंगे तो यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। संतुलन का विवेक। आज का समय विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ओर मनुष्य अभूतपूर्व प्रगति, तकनीक और भौतिक संपन्नता की ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं उसके भीतर की संवेदनशीलता, इंसानियत और नैतिकता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। बदलते परिदृश्य में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भीतर झांकें और समझें कि असली मूल्य किसका है, भौतिक संपत्ति का या मानवता का। अंतरात्मा की दौलत वह अमूल्य संपत्ति है जो ना सोने चांदी में मिलती है, ना ही जमीन जायदाद में। यह इंसान के भीतर बसने वाली वह आवाज है जो उसे सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है। सच्चाई यह है कि जिसके पास जमीर की समृद्धि होती है वही वास्तव में सबसे धनी होता है, क्योंकि यही वह आधार है जो व्यक्ति को आत्मसम्मान, सच्चाई और नैतिकता के रास्ते पर टिकाए रखता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। किसी को बेवजह परेशान करना केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व की संवेदनहीनता का दर्पण है। जब हम बिना कारण किसी को कष्ट देते हैं तो हम न केवल एक व्यक्ति के मन को आहत करते हैं, बल्कि समाज में नकारात्मकता का बीज भी बो देते हैं। और इससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि अगर हम किसी को पीड़ा में देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो यह हमारी निष्क्रिय संवेदनहीनता को दर्शाता है। इंसानियत का मूल तथ्य यही है कि हम दूसरों के दर्द को समझें, उसे महसूस करें और जहां तक संभव हो उसे हम कम करने का प्रयास करें। जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि हर व्यक्ति किसी न किसी आदर्श संघर्ष से गुजर रहा होता है। ऐसे में हमारा एक छोटा सा व्यवहार भी किसी के लिए सहारा बन सकता है या बोझ। विवेकशीलता का वास्तविक अर्थ केवल यही नहीं हम स्वयं गलत कार्य ना करें, बल्कि यह भी कि हम दूसरों के कष्टों को कम करने की दिशा में सोच विकसित करें।
यह एक संवेदनशील और परिपक्व व्यक्ति वही है जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे और बिना किसी स्वार्थ की सहायता के लिए आगे आए। यही सोच समाज में सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखती है। आज व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी संपत्ति से होने लगी है। रिश्ते भी अब भावनाओं से नहीं बल्कि लाभ हानि के आधार पर तय होने लगे हैं। पहले जहां रिश्तों में अपनापन, त्याग और समझदारी होती थी, वहीं आज उनमें औपचारिकता और स्वार्थ अधिक दिखाई देता है। यह बदलाव केवल सामाजिक नहीं बल्कि नैतिक पतन का संकेत है। जबकि चिंताजनक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब इंसान की अंतरात्मा धीरे धीरे मौन हो जाती है। व्यक्ति सही और गलत का अंतर जानते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता चुनता है। झूठ, छल और बेईमानी को चालाकी का नाम देकर स्वीकार कर लिया जाता है। यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्ति को भीतर से खोखला करती है बल्कि पूरे समाज को भी अस्थिर बनाती है। इसी के साथ एक और गहरी समस्या जुड़ी हुई है, अत्यधिक भावुकता और विवेक की कमी। जब व्यक्ति हर संबंध में आंख बंद करके विश्वास करता है, बिना सोचे समझे अपने मन की सारी सच्चाई सामने रख देता है, तो कई बार उसे ठगे जाने का अनुभव होता है। यह अनुभव अचानक नहीं आता है बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाओं, असंतुलित भावनाओं से जन्म लेता है। भावुक होना हमारी ताकत है, लेकिन जब यही भावुकता संतुलन खो देती है तो यह हमारी कमजोरी बन जाती है। जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। दिल की कोमलता के साथ दिमाग की सजगता भी जरूरी है। तुलनात्मक और व्यवहारिक सोच हमें यह सिखाती है कि कहाँ कितना विश्वास करना है, कहाँ कितना देना है और कहाँ खुद को संभालना है। यही संतुलन हमें अनावश्यक पीड़ा से बचाता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति बार बार अपने विचार और व्यवहार बदलता है, वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने की प्रवृत्ति व्यक्ति को अस्थिर बना देती है। ऐसा व्यक्ति ना तो अपने मूल्यों पर टिका पाता है और ना ही किसी संबंध में स्थायित्व ला पाता है। परिणाम स्वरूप वह स्वयं भी असंतुष्ट रहता है और दूसरों के लिए अविश्वसनीय बन जाता है। स्थिरता जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह स्थिरता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की अस्पष्टता और दृढ़ता से आती है। जब व्यक्ति अपनी सिद्धांतों और मूल्यों पर अड़ग रहता है, तभी वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर पाता है। अन्यथा वह हर परिस्थिति के साथ बदलता रहता है और आखिरकार स्वयं से ही दूर हो जाता है। इन सभी पहलुओं को एक सूत्र में प्रयोग कर देखें तो स्पष्ट होता है कि समस्या बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमने अपनी संवेदनशीलता, विवेक और स्थिरता के बीच संतुलन खो दिया। अगर हम इस संतुलन को पुनः स्थापित कर लें तो न केवल हमारी व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा बल्कि समाज भी अधिक मानवीय बन सकेगा। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं से शुरुआत करें। हम यह संकल्प लें, ना तो हम किसी को बेवजह परेशान करेंगे, ना ही किसी को पीड़ा में देखकर अनदेखा करेंगे। हम भौतिक वस्तुओं की अंधी दौड़ में अपनी इंसानियत को नहीं खोएंगे तथा अपनी भावनाओं को संतुलित रखेंगे, अपने विवेक को जागृत रखेंगे और अपने मूल्यों पर दृढ़ रहेंगे। आखिर सच्चा दुख ना धन में है, ना दिखावे में, बल्कि उस संतोष में है जो हम तब मिलता है हमें जब हमारा मन शांत हो, हमारा जीवन जागृत हो और हमारा व्यवहार दूसरों के लिए भी सहारा बने। यही एक सच्ची, संतुलित और सार्थक जीवन की पहचान है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि दिखावा, ड्रामा, एक तरह से एक दूसरे को दुख पहुंचाना, इसी में लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, इसी को लेकर परेशान हैं। ये टिप्पणियां हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। ये बेनतीजा वार्ता, ये पाकिस्तान की बात करें तो 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ईरान पर इजराइल अमेरिका के साझा हमले के बाद हाल ही में जब युद्धविराम पर सहमति बनी, तब एक उम्मीद पैदा हुई कि संभवतः दोनों पक्ष जल्दी ही स्थायी समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बीच लेबनान पर इजराइल के हमले जारी रहने की वजह से युद्धविराम खतरे में पड़ता दिखा। इसके बावजूद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता से यह उम्मीद बंधी थी कि संभवतः युद्ध खत्म होने की कोई राह निकलेगी, मगर वार्ता की विफलता की जैसी जैसी खबरें आई वे निराश करने वाली हैं। दरअसल रविवार को बातचीत खत्म होने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। दूसरी ओर आप देखिए, ईरान की ओर से कहा गया कि अमेरिका की अत्यधिक गैर वाजिब मांगों और उसके रुख में लचीलापन न होने के कारण दोनों देशों के बीच हुई बातचीत किसी समझौते की बिना खत्म हो गई। जाहिर है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे चली बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए इसे एक विफल वार्ता कहा जा रहा है। सवाल है कि जब दोनों पक्षों के सामने विवाद के मुद्दे स्पष्ट थे, तो क्या वे इन पर व्यवहारिक रुख अख्तियार करते हुए युद्ध खत्म करने के मकसद के साथ एक कदम पीछे 4 कदम आगे के सूत्र पर काम नहीं कर सकते थे? अमेरिका किसी भी समझौते तक पहुंचने के लिए ईरान से परमाणु हथियार नहीं बनाने, इस क्षमता को हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण जुटाने से दूर रहने का आश्वासन चाहता है।
और देखिए डोनाल्ड ट्रंप की आप लोग जानते आदतें, वो जो भी समझौता चाहते हैं वो अपनी शर्तों पे चाहते हैं। वही ईरान का कहना है कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई रचनात्मक योजनाएं पेश की हैं, लेकिन अमेरिकी ईरान का विश्वास हासिल नहीं कर सके। जब युद्ध खत्म करने की इच्छा के पीछे ईमानदारी हो तो वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए शर्तों को पूरा किए जाने की मांग की जिद में तब्दील होने से बचने के हालात बनाने की जरूरत होती है। बातचीत के प्रमुख मुद्दों पर ईरान में युद्ध का पूरी तरह अंत, ईरान की जब्त संपत्तियां, परमाणु कार्यक्रम, युद्ध मुआवजा, प्रतिबंधों को हटाना, हॉर्मुज जलमार्ग शामिल थे। मगर क्या इस मसलों पर दोनों पक्षों की ओर से व्यवहारिक नजरिया अपनाए बिना किसी ठोस हल तक पहुंचा जा सकता है? यह समझना मुश्किल है कि जब ईरान के मुताबिक 14 दिनों के युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान पर भी हमले रोकना भी शामिल था, तो इजराइल को लेबनान के नागरिक ठिकानों पर हमले करके शांति की उम्मीद पर चोट करने की क्या जरूरत थी? गौरतलब है कि इजराइल के इसी हमले के बाद ईरान ने दोबारा हॉर्मुज जलमार्ग को बंद करने की घोषणा कर दी थी। सिर्फ इस जलमार्ग के बाधित होने की वजह से भारत सहित दुनिया के बहुत सारे देशों में प्राकृतिक गैस और तेल की आपूर्ति का व्यापक असर पड़ा। यह सही है कि अमेरिका ईरान के जैसे संबंध रहे, उसमें सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद करना मुश्किल है, मगर लंबे अरसे के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का अवसर निकला था। इसलिए शांति वार्ता के नाकाम होने के बावजूद जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले कम से कम युद्ध विराम को बनाए रखने के लिए सभी पक्ष संवेदनशील रहें। संवेदनहीनता की हद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बच्ची से बलात्कार, उसकी हत्या के मामले में ने फिर यही साबित किया कि शासन तंत्र और पुलिस से लेकर अस्पतालों तक पसरी व्यापक लापरवाही, संवेदनहीनता दरअसल अपराध की गंभीरता को और त्रासद बना देती है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक मासूम के खिलाफ पहले अपराधी बर्बरता से पेश आता है, फिर 2 निजी अस्पतालों को उसके जीने मरने की परवाह नहीं होती है और पुलिस भी घनघोर लापरवाही बरतती है। यह मामला भी शायद संवेदनहीनता के दुष्चक्र में उलझ कर दम तोड़ देता, लेकिन इसमें न्याय के लिए गुहार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और अदालत ने इस पर सख्त रोक तक तैयार किया। खबरों के मुताबिक मजदूरी करके गुजारा करने वाले एक व्यक्ति की 4 वर्षीय बेटी से पड़ोस के एक युवक ने बलात्कार किया, ईंट से बार कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बेटी को खोजने के बाद पिता उसे लेकर इलाज के लिए गए तो 2 निजी अस्पतालों ने उपचार करने से मना कर दिया। आखिर में बच्ची को एक सरकारी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। अब इन हॉस्पिटलों को सबसे पहले मैं कह रहा हूँ बंद कर देना चाहिए जिनने मना किया। आप सोचिए क्या मतलब, आप सोचिए हैवानियत है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाती है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन एक तरफ आप देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप सोचिए क्या भारत माता भी खुश होती होंगी इस तरह की घटनाएं देख के? हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं, विकसित भारत बनने की बात करते हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, ये क्या अच्छी तस्वीर पेश करती हैं भारत की? यानी अपराध की व्यवस्था के बाद जिन अस्पतालों को सबसे पहले बच्ची की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने मना कर दिया। त्रासदी यही नहीं रुकी, इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्ष्य के बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी में बलात्कार की धारा नहीं जोड़ी, ना ही पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। अब पुलिस का देख लीजिए, पुलिस ने पीड़ित परिवार का उत्पीड़न किया और कहानियां बनाती रही। अव्वल तो लचर कानून व्यवस्था की वजह से जघन्य अपराध की घटना होती है, फिर उसके बाद भी पुलिस को जरूरी कार्रवाई करने से कौन रोकता है? यह बेवजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार, संबंधित थाना प्रभारी, दोनों निजी अस्पतालों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया। अदालत ने यहां तक कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार आए दिन राज्य में अपराध पूरी तरह काबू करने के बड़े दावे करती रहती है, लेकिन एक मासूम के खिलाफ हुई बर्बरता घटना और उसके बाद पुलिस की संवेदनहीनता क्या दर्शाती है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। इस तरह से आप देखेंगे जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं।